हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो अपने वादे के अनुसार मैं प्रेजेंट हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं 17 अप्रैल से यूट्यूब चैनल पर आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा। उसी को ध्यान में रखते मैंने आज आप लोगों के बीच प्रेजेंट हूँ। तो कि ये क्लास जो है, ये क्लास काफ़ी कठिन है, और क्योंकि हम आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे, आप मेरे सामने प्रेजेंट नहीं होंगे, तो थोड़ा सा हमारे बीच जो कम्युनिकेशन होता था वह नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर पढ़ाएं, और मेरा जो टीचिंग टेक्निक होगा, जो स्किल होगा, मैं एकदम सॉफ्ट वे में पढ़ाऊँगा, ताकि आपको जो है इसका बहुत फ़ायदा हो। तो मैं सबसे पहले आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास है मेरा यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ऑक्सफोर्ड गैलरी कह रहा हूँ। तो फर्स्ट डे है, तो मैंने सोचा है कि मैं ट्रांसलेशन से स्टार्ट करूँ। तो ऑलरेडी हम क्लास में आप लोगों से ट्रांसलेशन बनवाए करते थे। बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास पढ़ रहे थे, आ रहे थे क्लास करने के लिए, जो नहीं आ रहे थे वो भी, जो कहीं और भी पढ़ते हैं उसके लिए, मैं सबको ध्यान में रखकर आज का वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ट्रांसलेशन को बनाने के लिए मैं एक बुक यूज़ करता हूँ, जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये आर.के. सिन्हा की बुक बहुत ही यूज़फुल है, और ये सभी बच्चों के लिए, चाहे वो क्लास 9 के हो, 10 के हो, 11th के हो, 12th को, या 12th पास आउट हो, हमारा जो ये क्लास है वो सबके लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आपको सीधे क्लास में ले चलता हूँ। तो देखते हैं हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, और क्या ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ जो सब बच्चों के लिए हमारा क्लास यूज़फुल हो, हमारा ये वीडियो यूज़फुल हो। इसलिए मैंने आज ये डिसाइड किया है कि मैं एक एक्सरसाइज है, पेज नंबर आप इस बुक के पेज नंबर 51 में आएंगे, तो यहाँ पे है यूज ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज। तो सबसे पहले दिस और डेट और दीज और दोज। आप जानते हैं दिस का मतलब यह होता है, डेट का वह, दीज का ये सब, और दोज का वे सब। ये दोनों सिंगुलर के रूप में काउंट किए जाते हैं, और ये दोनों प्लूरल के रूप में काउंट किए जाते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 43 में, इसी चैप्टर का अंश है, एक्सरसाइज 43 में हम इनका यूज सीखेंगे, दिस का, डेट का, दीज का और दोज का। मैंने एक बेसिक बात बताई कि दिस और डेट ये दोनों सिंगुलर हैं, और दीज और दोज ये दोनों प्लूरल हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे लेके आता हूँ एक्सरसाइज 43 में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दिस डेट है क्या। तो चलिए मैं आपको बोर्ड पे लिखता हूँ, दिस डेट, दीज और दोज। यदि दिस या डेट के साथ नाउन, अगर इन शब्दों के साथ नाउन जुड़ा हुआ दिखे तो आप समझिए कि यह क्या है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या? तो हम जानते हैं कि ग्रामर, जैसे आपके नज़र में दिस, डेट, दीज या दोज है, लेकिन ग्रामर की भाषा कुछ और होती है। ग्रामर हर एक शब्द को अपने हिसाब से डिफाइन करता है। तो हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर माना जाता है, उसमें सबसे पहले हम शब्दों को पहचानने सीखते हैं। तो ये देखिए शब्द, मैं कुछ शब्द जो आपके सामने रखा हूँ, इन शब्दों को मैं कह रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं, सबको पता है, उसमें से एक भाग है एडजेक्टिव। तो यह एडजेक्टिव के ही अंतर्गत आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कब कहते हैं इसको? दिस, दैट,
दीज और दोज को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तभी कहते हैं जब वाक्य में दिस के साथ कोई नाउन का प्रयोग हो, डेट के साथ कोई नाउन का प्रयोग हो, दीज के साथ नाउन का प्रयोग हो और दोज के साथ किसी नाउन का प्रयोग हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं, दिस पेन इज ब्लू, यह कलम नीली है। तो आप यहां पे देखेंगे दिस के साथ पेन जुड़ा हुआ है। पेन ग्रामर के दृष्टिकोण से नाउन है, तो दिस के साथ यानी कि यह अभी यहां पर यह जो दिस है वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसी प्रकार दिस के साथ डेट, डेट के बाद दीज और दोज, इन सब के साथ ये रूल्स होता है। लेकिन फिर मैं एक और वाक्य लेता हूं, दिस इज अ ब्लू पेन। यहाँ भी दिस है, लेकिन यहाँ दिस के बाद इज का प्रयोग किया गया है और इज एक हेल्पिंग वर्ब है। इज एक हेल्पिंग वर्ब है। मैं अभी जस्ट कह रहा था ग्रामर हर एक शब्द को अपनी भाषा में डिफाइन करता है। तो दिस के साथ इज लगा हुआ है और यह एक डेमोन्स्ट्रेटिव, अब यहाँ पे यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि रूल्स कहता है कि दिस के साथ जब नाउन का प्रयोग हो तभी वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ दिस के साथ तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, यानी कि यह यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। तो क्या है? तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो फिर से सुनिए, यदि दिस के साथ नाउन जुड़ा रहे तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यदि दिस, डैट, दीज, दोज के साथ नाउन जुड़ा हुआ ना हो, कोई अन्य शब्द हो, कोई अन्य शब्द क्या हेल्पिंग वर्ब ही रहते हैं, तो आप समझिए कि वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए, तो ये मैं आपको दिस और डेट के बारे में समझा रहा था। एक बात और मैं फिर से इसको डिफाइन कर देता हूँ। दिस और डेट ये दोनों सिंगुलर हैं, दीज और द प्लुरल हैं। इसका वाक्य में प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है और इसका भी प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है। आगे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए, मैं इसको अब मिटा दे रहा हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसमें प्रयोग होगा ये। तो जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे कि एक्सरसाइज 43 बना रहे हैं, तो एक बात मैं भूल गया, वो आपको बता देना चाहते हैं कि जिन बच्चों के पास ये न्यू एडिशन की बुक है उसमें वो एक्सरसाइज 43 मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों के पास यह ओल्ड एडिशन की बुक है, यानी कि 2018, 17, 16 की एडिशन की बुक है, उसमें एक्सरसाइज 38 मिलेगा। लेकिन दोनों में सिमिलर चीज़ें दी हुई है। तो यदि आपके पास नई पुस्तक नहीं हो तो आप पुरानी पुस्तक का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में घर में बुक हो तो आप मेरे साथ निकाल लें ताकि आपको सुविधा हो। मैं जो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, जो बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 43 को। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो एक्सरसाइज 43 है उसका स्ट्रक्चर क्या हो। वाक्य हालांकि बहुत सिंपल और छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर की जो उसमें ग्रामर के कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन जो है इम्प्लीमेंटेड होते हैं, लागू होते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के रूप में हम दिस या डैट का प्रयोग करेंगे या दीज या दोज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हो सकता है कि इज लगाना पड़े या एम लगाना पड़े या आर लगाना पड़े, सब्जेक्ट के अनुसार ही ये लगेंगे, या फिर वाच का प्रयोग करना पड़े या वर का प्रयोग करना पड़े, या हो सकता है आगे जो है एक्सरसाइज में सेल या विल का प्रयोग मिले। तो सेल या विल जब भी होगा तो वर्तमान में भी सेल या विल के साथ सेल बी या विल बी का प्रयोग होगा। इसके बाद अंत में कंप्लीमेंट होगा और कंप्लीमेंट के बाद फुल स्टॉप होंगे। तो ये मैं स्ट्रक्चर बताया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे दिस या डेट लगाएंगे और उसके साथ थे। तो दिस सब्जेक्ट, अगर और एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ सेल और विल के बारे में। यदि सब्जेक्ट आई यानी कि फर्स्ट पर्सन हो तो आप सेल वी का प्रयोग करेंगे। यदि सेकंड पर्सन यू या थर्ड पर्सन ही, सी, जितना भी अन्य है वो सभी थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, और थर्ड पर्सन मिलेंगे तो इसके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। इसका ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बनाता हूँ और बना के दिखाता हूँ। अब बताता हूँ कि एक्सरसाइज, एक और चीज़ें छूट गई। एक्सरसाइज 43 में ये कौन सा सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस है। तो कौन सा है यह, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आता है। फिर उसके बाद अंत में
कंप्लीमेंट देते हैं या फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हम कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, कहीं ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसको अन्य पद कहते हैं, वो अंत में डाल दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब का सिलेक्ट करें, वर्ब को चुनें। चलिए अब एक्सरसाइज में कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से आपको यह बताऊंगा किस प्रकार से है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 43। सबसे पहला है, यह घोड़ा है। यह घोड़ा है, बहुत हल्का सा वाक्य है, सभी लोग बना लेंगे। तो क्या बनाएंगे? दिस इज ए हॉर्स। अब आप कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे कि सर यहाँ एक तो लिखा हुआ है नहीं, फिर आपने एक क्यों लगाया? तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये हॉर्स जो है वह ग्रामर के दृष्टिकोण से, ठीक है, नाउन है। और रूल्स कहता है यदि नाउन सिंगुलर हो, तो क्या ये सिंगुलर है? दिख रहा है, सिंगुलर और प्लुरल समझते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर है। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सकता हो, यानी कि क्या घोड़े को गिना जा सकता है? जी हाँ, गिना जा सकता है, तो सिंगुलर है, काउंटेबल है। और चूंकि यह नाउन है तो रूल्स है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आवश्यक रूप से ए या एन का प्रयोग करना पड़ता है। हमें यह नहीं देखना कि हिंदी में एक लिखा हुआ नहीं है, हमको इस पर नहीं जाना है, बिल्कुल ही नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम इस पर जाएंगे तो हमें यह ए नहीं देंगे और ऐसा करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस को भी देखते हैं। अगला सेंटेंस है, वह हाथी है। That is an, सबको पता होगा हमने एन का प्रयोग यहाँ क्यों किया? क्योंकि जो एलिफेंट का साउंड है वह वॉवेल साउंड से शुरू होता है। मैं जो लास्ट टाइम में मैं क्लासेस ले रहा था होली के पहले, उसमें आप लोगों को बता रहा था कि यदि जो ये शब्द हैं, जो ए एन के बाद जो आने वाले शब्द हैं, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण वॉवेल साउंड से होता हो तो हम एन का प्रयोग करते हैं, और कंसोनेंट साउंड से उच्चारण होता हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ लिखा हुआ है वह हाथी है, यहाँ यह नहीं लिखा है वह एक हाथी है, लेकिन फिर भी हमने एन का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यह भी एक सिंगुलर है और काउंटेबल है और नाउन है। सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सकता है, और नाउन मतलब नाउन। चलिए नेक्स्ट है, यह अंडा है। तो दिस इज एन एग। अंडा को भी गिना जा सकता है, सिंगुलर भी है, इसलिए हमने यहाँ भी एन का प्रयोग किया गया। इसका भी साउंड वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है, वह सेब है। दैट इज एन एप्पल। ये भी काफ़ी सेम चीज़ें हैं जो इसमें हमने वॉवेल साउंड को ध्यान में रखा, इसमें भी वॉवेल साउंड को ध्यान रखा, इसमें भी वॉवेल साउंड को ध्यान रखा, लेकिन ये एस से शुरू हो रहा है और इसका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला सेंटेंस को देखते हैं। बहुत इजी सिंपल सेंटेंस हैं, बट अच्छे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर वह गलतियाँ कर बैठते हैं। चलिए अगला है, यह पानी है। दिस इज अ वाटर। ऐसा लिखना हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर भी नाउन है, लेकिन यह काउंटेबल नहीं है, अर्थात गिना नहीं जा सकता, यह भी नाउन है। हालांकि वाटर सिंगुलर के रूप में काउंट किया जाता है, लेकिन चूंकि यह नाउन है लेकिन काउंटेबल नहीं है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ऐसी बात अगले वाक्य में लागू होगी। वह दूध है। डेट इज मिल्क। मिल्क भी अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है, इसलिए इसके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए अगले वाक्य में जाते हैं। यह राम है। दिस इज राम। किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं किया। ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति का नाम है या किसी जानवर का नाम है, दोनों में फ़र्क है। जानवर कहने से, हॉर्स कहने से किसी एक घोड़ा का नहीं, दुनिया में जितना घोड़ा है सबका बोध हो रहा है, लेकिन राम कहने से दुनिया में जितने लोग हैं सबका बोध नहीं हो रहा है, किसी एक व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति का नाम है यह। चलिए नेक्स्ट है, वह मोहन है। डेट इज मोहन। यहाँ भी मोहन से किसी प्रॉपर नाउन का बोध हो रहा है। चलिए अगले सेंटेंस में जाएंगे तो अब हम देखेंगे कि ये बिल्लियां हैं। दीज। इस बार हमने दीज का प्रयोग किया, तो हम आपको वहां पे लेके आएंगे, इसको गौर से देखेंगे। मैंने बताया था दीज का हिंदी अर्थ था ये, अर्थात ये सब। तो क्या है, यह प्लूरल है।
चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, मैंने कहा था सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, इसलिए इस बार हम इज नहीं लेंगे क्योंकि आर लेंगे। इज और आर में यह फर्क है, इज सिंगुलर के रूप में जाना जाता है और आर प्लूरल के रूप में जाना जाता है, इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा दीज आर कैट, नहीं कैट्स, ये प्लूरल है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, यदि वाक्य सिंगुलर से शुरू होता है, सिंगुलर सिंगुलर और सिंगुलर, और यदि वाक्य प्लूरल से शुरू हो रहा है, हम इस नियम को सिंटैक्स में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ दीज आर कैट्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब रूल्स पढ़ेंगे तो हम उसमें जानेंगे कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक दो और वाक्य हैं, ये कुत्ते हैं, दीज आर डॉग्स। नेक्स्ट ये कलमे हैं, दीज आर पेन्स। वे पुस्तकें हैं, दोज आर बुक्स। तो यहाँ देखिए दोज है, दोज का हिंदी अर्थ वे होता है या वे सब होता है। तो मैंने आज आपकी क्लास के लिए कुछ एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज 43 के मैंने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया। तो अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा, आज ये पहला दिन का क्लास है, फर्स्ट डे का क्लास है, तो फर्स्ट डे क्लास में मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं लोड दे रहा हूँ। धीरे धीरे हम आपको मोटिवेट करेंगे और डे बाय डे हम अपने टीचिंग क्वालिटी में इम्प्रूव लाएंगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इसके पहले हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पे कभी पढ़ाया नहीं, वीडियो के सामने कभी टीचिंग नहीं किया, सामने में स्टूडेंट्स बैठे होते थे, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है और ये एकदम से डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि घर में आपको क्या करना है। तो अभी आप जैसे ही हमारा ये वीडियो देखेंगे, तो वीडियो देखने के साथ आपको एक्सरसाइज 43 बहुत आसानी से बना लेंगे, एकदम से इजी सेंटेंसेज हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद 44 है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि कल के क्लास में हम 44 के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देंगे, उसका हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, और इसमें जो ट्रांसलेशन में जो छिपी हुई बातें होती हैं वो समझ सकेंगे। तो हमारा ये क्लास है वो सिर्फ क्लास +2 के बच्चों के लिए नहीं, ये उन सारे बच्चों के लिए यूज़फुल है जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, जैसे क्लास 9 के बच्चे हों, 10 के हो, 12 के हो या 12th पास आउट बच्चे हों, वो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही यूज़फुल है। बशर्ते कि आपको ध्यान रखना है कि क्लास के रेगुलेशंस के हिसाब से चलें। क्लास का रेगुलेशंस का मतलब क्या, कि जैसे मैंने अभी 43 एक्सरसाइज सॉल्व किया, तो आप लोगों को भी मेरे साथ एक्सरसाइज 43 को सॉल्व करना है। हालांकि क्लास में मैं डे बाय डे इसमें इम्प्रूवमेंट, मैं जैसा भी कहा कि वैराइटीज़ आएगी, तरह तरह के होंगे, ताकि आपको क्लास इंटरेस्टेड हो, मज़ा आए पढ़ने में, ठीक है, वीडियो देखने में आपको मज़ा आए। तो कल आप 43 के साथ साथ 44 को भी आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके रखेंगे, ताकि मैं बोर्ड पे सॉल्व करूं, बनाऊं उसको, तो आप जो है उसमें जो गलतियां होगी वो आपको समझ में आएगी कि आखिर मेरी यहाँ पर गलतियां क्यों हैं। तो मैं अब आप लोगों को आज के क्लास में इतना ही कुछ और कहना चाहेंगे कि आप फाइनली लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि आप हमारा ये जो क्लास है, यूट्यूब चैनल का क्लास है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मैसेज करेंगे, बताएंगे, जानकारी देंगे कि रियान सर यूट्यूब चैनल पर, हमने आपको बता दिया हमारा एड्रेस है यूट्यूब चैनल का, ऑक्सफोर्ड गैलरी कहलगांव। जब आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब में जाकर तो हमारे वीडियोस मिलेंगे, उस वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइब करके और बेल है उसको बजाएंगे। इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट डे मैं वीडियो लोड करूँगा वो भी आपको पता चल जाएगा और आपको मैसेज आएगा। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आपको फीडबैक देने, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग फीडबैक देंगे। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग टू यू दैट यू विल गिव मी योर फीडबैक। अगर आपको कुछ कमी आए या कुछ समझ में नहीं आए जो चीज़ें, आप मुझसे फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सबको पता होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, फिर भी मैं दे रहा हूँ, 9852187376, और मुझे आप 9931106612 पे कॉल करके भी आप अपने प्रॉब्लम्स को मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका टाइमिंग रहेगा कि आप सुबह 11 बजे से लेकर आप 2 बजे तक आप हमारे से प्रश्न पूछ सकते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। फिर मैं कुछ ग्रामर की चीज़ों को भी लेकर चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू टू एवरीबॉडी।